नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं 24th अमेंडमेंट 1971 की। बहुत इंपॉर्टेंट ये अमेंडमेंट रहा है। कहा जाता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो ये अमेंडमेंट था, क्योंकि पार्लियामेंट को कोर्ट ने फोर्स कर दिया था, मजबूर कर दिया था इस तरह का अमेंडमेंट लाने के लिए। आपको याद होगा इसी गोलकनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 का केस, जिसमें जो बॉल है वो पार्लियामेंट से छीन ली गई थी और कोर्ट ने अपने पास रख ली थी। कोर्ट ने यह कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अनअमेंडेबल हैं। किसी के पास भी पावर नहीं है फंडामेंटल राइट्स को किसी सिटीजन से छीनने की। इनफैक्ट ये तक कह दिया गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इक्विवेलेंट टू नेचुरल राइट्स हैं। तो आप किसी से अगर नेचुरल राइट नहीं छीन सकते तो फिर फंडामेंटल राइट भी टेक अवे नहीं कर सकते। आपको याद होगा शांकरी प्रसाद से पूरी एक सीरीज ऑफ जजमेंट चलती आ रही है। वहां पे प्रॉपर्टी को लेकर काफी बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। प्रॉपर्टी को लेकर यह था कि क्या प्रॉपर्टी को फुल फ्लेजेड फंडामेंटल राइट में रखना है, क्या 19(1)(f) को कंप्लीटली एब्सोल्युटली देना है। लेकिन जैसा हमारी पार्लियामेंट ने डिसाइड किया फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद कि ये एक लिमिटेड राइट रहेगा, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर होगी इस राइट को रेगुलेट करने की। तो इसी के बारे में 24th अमेंडमेंट की चर्चा करेंगे। राजस्थान जुडिशरी के अगर आप कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बाकी अन्य जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू एक्सेस किए जा सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे मेरी क्लासेस के। साथ ही साथ मुझे आप @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं 24th अमेंडमेंट 1971। गोलकनाथ केस आप सबको याद है, थोड़ी सी चर्चा उस पर भी कर लेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या था। देखो, गोलकनाथ केस में सबसे पहले आपको याद होगा कि सरप्लस लैंड थी गोलकनाथ फैमिली की, जिसे पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट के थ्रू एक्वायर कर लिया गया था। लगभग 500 एकड़ की जमीन थी। अब गोलकनाथ फैमिली जो है वो चुप तो बैठने वाली नहीं थी, उन्होंने इसको चैलेंज किया और पंजाब के एक्ट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए 1967 में। सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ क्वेश्चंस थे। सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्वेश्चन था कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अलावा किसी के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। क्या आर्टिकल 13 एक तरह से पार्लियामेंट को रोकता नहीं है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने के लिए। ठीक है, क्लियर मेंशन है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं लाया जाएगा जहां पे किसी के फंडामेंटल राइट ले लिए जाए। क्या पार्लियामेंट के पास अनब्रिंडल्ड पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। और ये एग्जैक्टली अमेंडमेंट जो है टर्म, इसका मतलब क्या है, ये सारी बातें जो है ये पूछी गई। साथ ही साथ कोर्ट से भी पूछा गया कि जब 19(1)(f) में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्लियर लिख दिया था कि एक राइट टू प्रॉपर्टी रहेगा फंडामेंटल राइट, तो फिर ये राइट टू प्रॉपर्टी कैसे डाइल्यूट कर दिया गया फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा। आर्टिकल 31(a)(b) ये कैसे ऐड हो गया और 9 शेड्यूल कैसे सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो गया। ये सारे क्वेश्चंस कोर्ट के सामने रखेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आर्टिकल 368 में कहीं टर्म मेंशन ही नहीं है पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे क्लियर लिखा हुआ है प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पार्लियामेंट को यह बताया हुआ कि करना हो तो ऐसे कर लेना, लेकिन आपके पास पावर बोल के कुछ ऐसा है नहीं। तो ये जो कुछ एक इश्यूज थे इनको रेस किया गया था गोलकनाथ केस में। और गोलकनाथ केस आपने देखा कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आया। क्या हुआ गोलकनाथ केस में, क्लियरली कह दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो अनअमेंडेबल है, पार्लियामेंट के पास बिल्कुल पावर नहीं है। 368 में टर्म पावर मेंशन नहीं है, पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं ला सकती। आर्टिकल 13 जो है वो पार्लियामेंट को रोकता है कि वो किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं करेगी। यह भी कहा गया कि अभी तक 23 अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। तो जो अमेंडमेंट्स अभी तक आ गए, 17वां अमेंडमेंट चैलेंज किया गया था, यह कहा गया कि अब तक 17-18 अमेंडमेंट आ चुके हैं। तो जो अमेंडमेंट्स आ गए वो ठीक है, फर्दर कोई नया अमेंडमेंट नहीं लाया जाएगा। अब इसके चलते काफी ज्यादा क्राइसिस हो गई और उस क्राइसिस को हटाने के लिए, उस क्राइसिस से डील करने के लिए पार्लियामेंट बैठी, पार्लियामेंट ने कुछ डिस्कशन किया। पार्लियामेंट ने कहा कि यार इस तरह से तो हम अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इवोल्यूशनरी लॉ है, एक ऑर्गेनिक लॉ है। ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं ला पाएंगे। अब एक तरफ आप बात कर रहे हैं इंडिविजुअलिस्टिक राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की, कुछ लोगों के इंडिविजुअलिस्टिक फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप 90% की पॉपुलेशन देखें तो वो लैंडलेस है। तो हमें लैंड सीलिंग एक्ट, ठीक है, लैंड टेनेंसी एक्ट, ये तो पास करने पड़ेंगे। अगर हमें सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देश में करने हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा और राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिटेड करना पड़ेगा या रेगुलेट करना पड़ेगा। अब इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को निगेट करने के लिए, नलिफाई करने के लिए पार्लियामेंट को एक 24th अमेंडमेंट जो है वो लाना पड़ा। अब 24th अमेंडमेंट में क्लियरली क्या क्या चीजें लिखेंगे इसकी भी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। 24th अमेंडमेंट में यह कहा गया कि यहां पे टर्म पावर मेंशन नहीं है। तो चलो ठीक है, फिर आर्टिकल 368 को अमेंड कर देते हैं और टर्म जो है वो पावर मेंशन कर देते हैं। ठीक है,
आर्टिकल 13 और 368 को अमेंड कर दिया गया। उसमें क्लियर लिख दिया गया कि 368 में होने वाला कोई भी अमेंडमेंट आर्टिकल 13 को इम्पैक्ट नहीं करेगा, और आर्टिकल 13 में लिख दिया गया कि 368 में अगर कोई अमेंडमेंट किया गया है तो उसका आर्टिकल 13 से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है। दूसरा जो टर्म है आर्टिकल 13 में लॉ, ठीक है, तो एक चीज और कहा गया कि अगर आर्टिकल 368 में कोई भी अमेंडमेंट आता है तो उसे हम आर्टिकल 13 में लॉ नहीं मानेंगे। तो जब हम अमेंडमेंट को लॉ मानेंगे ही नहीं तो आर्टिकल 13 में वो चैलेंज हो ही नहीं पाएगा। आपको याद होगा आर्टिकल 13 ये कहता है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगी, कोई भी कस्टम या कोई भी ऐसा रिचुअल, कोई भी ऐसा बाय लॉ, कोई भी ऐसा गवर्नमेंटल ऑर्डर जो है वो पास नहीं किया जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करे या टेक अवे कर ले। तो क्लियर कह दिया कि भाई आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है वो लॉ है ही नहीं, और जब वो लॉ नहीं है तो फिर वो बेसिकली आप उसको चैलेंज कर ही नहीं सकते। तो ये कह दिया गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू टेक अवे और एब्रिज एनी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368 एंड सच एक्ट विल नॉट बी लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। क्लियर हो गया। साथ ही साथ यह भी कह दिया गया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर लाया जाएगा तो प्रेसिडेंट को अब कोई भी पावर नहीं है उसे निगेट करने की। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजेगी तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव दी एसेंट। ये भी याद रखिएगा, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन था कि वो चाहे तो साइन करे, नहीं चाहे तो उसको पॉकेट वीटो में रख दे, लेकिन यहां पे वो डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट से ले लिया गया। It was made compulsory that president to give assent to constitutional amendments bill। ये भी याद रखिएगा 24th अमेंडमेंट से लाया गया। इसी के साथ साथ सेम ईयर एक 25th अमेंडमेंट भी पास किया गया, उसे हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो 24th अमेंडमेंट का जो मेन दायरा पढ़ने का बस यही है कि आर्टिकल 13 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, 13 क्लॉज 4 जोड़ा गया और ये कहा कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। यानी 368 और आर्टिकल 13 को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, कंप्लीटली एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डाल दिया गया कि 13 में होने वाला कोई भी चेंज वो 368 को इंपैक्ट नहीं करेगा, और 368 द्वारा हुआ कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज 13 को इंपैक्ट नहीं करेगा। और साथ ही साथ आर्टिकल 368 की हेडिंग में ये लिख दिया गया कि पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, पावर है और प्रोसीजर आर्टिकल 368 बता रहा है। एंड अल्टीमेटली इस तरह से फर्दर अमेंडमेंट्स को लाने की जो पावर है पार्लियामेंट ने वापस से रीगेन कर ली, जो उन्होंने आईसी गोलकनाथ में खो दी थी। यही जानना था हमें इस अमेंडमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसका मेंशन कई बार आता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में भी इसका मेंशन आता है। तो 25th अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में चर्चा करेंगे 25th अमेंडमेंट की और जानेंगे एग्जैक्टली क्या उसमें नए चेंजेस लाए गए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।